हम इस वीडियो में 2022 में आई बायोग्राफिकल ड्रामा मूवी रॉकेटरी द नमी इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 8.4 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग मिली है। साथ ही 98% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। मूवी की स्टोरी एक ट्रू इवेंट पर बेस्ड है, जिसमें इसरो साइंटिस्ट नामी नारायण की लाइफ हिस्ट्री दिखाई गई है कि कैसे उन्होंने अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। मूवी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है 1994 से, जहां पर हम इसरो साइंटिस्ट नामी नारायण की फैमिली को देख पाते हैं, जिसमें उनकी वाइफ मीना और उनके 3 बच्चे थे। और वो सब लोग शाम को किसी मैरिज फंक्शन में जाने वाले थे, इसीलिए मीना सबको शाम तक टाइम से घर आने के लिए कहती हैं। उसके बाद सब लोग अपने अपने काम के लिए घर से निकल जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद उन सबके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाता है। मीना को एक शादी के फंक्शन से धक्के मार कर निकाल दिया जाता है और नामी नारायण के बेटों को पब्लिक के द्वारा मारा जाता है। साथ ही नामी नारायण को मंदिर के बाहर से पुलिस द्वारा पहले पीटा जाता है और उसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नामी नारायण की वजह से इंडिया ने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मंगलयान को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया था, और इसीलिए मिस्टर शाहरुख खान नामी नारायण का इंटरव्यू लेने स्टूडियो आए हुए होते हैं, जहां पर नामी नारायण अपनी लाइफ स्टोरी उन्हें बताते हैं। दरअसल बचपन से ही नामी को साइंटिस्ट बनने का बहुत शौक था, और जब वो बड़े हुए तो वो अपना टाइम ज्यादातर इसरो में विक्रम साराभाई के साथ बिताने लगे। विक्रम साराभाई उनके गुरु भी थे और पिता के समान भी थे। अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद नामी लिक्विड फ्यूल इंजन बनाने पर रिसर्च करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें नासा स्कॉलरशिप पर US में सॉलिड फ्यूल इंजन की स्टडी करने के लिए एडमिशन भी मिल गया था। और वहां पर एडमिशन लेने का मेन रीजन नामी के लिए कुछ और ही था। दरअसल नामी वहां के फेमस प्रोफेसर क्रोको के अंडर रहकर लिक्विड फ्यूल इंजन पर अपनी थीसिस कंप्लीट करना चाहते थे। इसीलिए एक दिन वो वहां के कुछ फ्रेंड्स की हेल्प से प्रोफेसर क्रोको के घर तक पहुंच जाते हैं, जहां पर प्रोफेसर क्रोको ने कॉलेज से छुट्टी ले रखी थी, क्योंकि वो अपनी बीमार वाइफ की केयर करना चाहते थे और वो दिन भर सिर्फ उसी में बिजी रहते थे, जबकि वो कोई भी काम सही से नहीं कर पाते थे। और जब नामी ने उनसे उनके अंडर रहकर रिसर्च करने के लिए पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं था। तब नामी ने उनकी सिचुएशन देखकर उनसे कहा कि वो उनके घर का सारा ख्याल रख लेगा और उनके लिए खाना भी बना देगा, जिससे वो अपनी वाइफ को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे पाएंगे, और जो टाइम बचे उसमें वो उसके उस प्रोजेक्ट में हेल्प कर दें। इस पर प्रोफेसर क्रोको एग्री हो जाते हैं, और फिर कुछ मंथ्स तक सब कुछ सीखने के बाद प्रोफेसर क्रोको के रिकमेंडेशन पर नामी को नासा में जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, क्योंकि नामी काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट और रिसर्चर था। नासा से उसे काफी अच्छा पैकेज भी मिलता है, जितना वो इंडिया में रहकर 1 साल में भी नहीं कमा सकता था, उतना उसे वहां पर 1 महीने में कमाने को मिल रहा था। उसने ये बात अपनी वाइफ मीना को बताई तो वो बहुत खुश हुई, पर जब विक्रम साराभाई को इस बारे में पता चला तो वो समझ गए कि विदेशी लोग हमारे देश के होनहार साइंटिस्ट को ज्यादा पैसे देकर अपने पास रखना चाहते हैं, ताकि वो उनका दिमाग यूज करके खुद की न्यू इन्वेंशन कर सके। और इस बारे में उन्होंने नामी से भी बात की थी। नासा वाले नामी को इतनी ज्यादा सैलरी देने के बाद भी कई सारी सुविधाएं भी दे रहे थे, पर नामी ने इन सबको छोड़कर अपने देश को चुना और उसने नासा के इतने अच्छे ऑफर को ठुकरा दिया। वो वापस इंडिया आ गया और अपनी आगे की रिसर्च इंडिया में ही करने के लिए उसने विक्रम साराभाई से कहा, पर इसरो के पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो लिक्विड फ्यूल इंजन बनाने की रिसर्च के लिए नामी को दे सके, जिससे वो उस रिसर्च में यूज होने वाले इक्विपमेंट को खरीद सके। इसलिए नामी रॉयल्स रॉयस कंपनी के CEO से जाकर मिलता है, क्योंकि उनकी कंपनी में काफी अच्छे हाइड्रोलिक इक्विपमेंट थे, जो नामी को उसका लिक्विड फ्यूल इंजन बनाने में हेल्प कर सकते थे। इसीलिए नामी उनसे वो सारे इक्विपमेंट को फ्री में इंडिया को देने के लिए कहता है, जिसकी कीमत 400 मिलियन पाउंड थी। चूंकि उन्हें अमेरिका से नए इक्विपमेंट मिलने वाले थे, इसीलिए वो नामी के काइंड हार्ट को देखकर वो इक्विपमेंट देने के लिए एग्री हो जाते हैं। इस न्यूज को सुनकर विक्रम साराभाई बहुत खुश होते हैं और नामी से कहते हैं कि उसका ये जुनून एक दिन उसे बहुत ऊपर तक ले जाएगा। उसके कुछ दिन बाद विक्रम साराभाई की मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है, जिसके बाद नामी काफी टूट जाता है, पर फिर भी वो रुकता नहीं है। पर उसका प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, क्योंकि अभी भी उस इंजन को बनाने के लिए उनकी नॉलेज कम थी और उनके पास बजट भी नहीं था, जिसके लिए नामी अपने सीनियर से कहता है कि फ्रांस इस टाइम पर एक मेगा प्रोजेक्ट बनाने वाला है, जिसके लिए उन्हें कई सारे साइंटिस्ट और मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए नामी का प्लान था कि वो उनसे डील करेगा कि इसरो उन्हें अपने काबिल साइंटिस्ट उनके प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए देगा, और बदले में हम उनसे लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी सीख लेंगे,
क्योंकि उनके पास इस टाइम पर लिक्विड फ्यूल इंजन्स मौजूद थे और नामी ने पहले ही फ्रांस से एग्रीमेंट कर लिया था, सिर्फ अपने सीनियर के साइन होना बाकी थे और अब वो भी पूरे हो गए थे। इसीलिए नामी अपने कुछ काबिल 52 साइंटिस्ट को रेडी करता है और उन्हें अपना प्लान समझा देता है। वहां पर ले जाकर नामी उनकी रोटेशनल शिफ्ट रखता है ताकि हर डिपार्टमेंट से उसके लोग इन्फॉर्मेशन निकाल सके, पर उन्हें कोई खास इन्फॉर्मेशन पता नहीं चल पाती है। तभी उन्हें पता चलता है कि अगर उन्हें लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना है तो उन्हें आरसीडी में एंटर करना बहुत जरूरी है, जहाँ पर हर किसी का जाना अलाउ नहीं था, सिर्फ लिक्विड फ्यूल इंजन से जुड़े लोग ही वहां पर जा सकते थे। इसलिए नामी प्लान बनाकर उस प्रोजेक्ट की हेड मिसेल से कहता है कि उनके लिक्विड फ्यूल इंजन ज्यादा हाइड्रोलिक प्रेशर नहीं झेल सकते हैं। इस पर मिसेल को भरोसा नहीं होता है और वो प्रूव करने के लिए उसे स्पॉट पर ले जाती है, जहां पर जब हाइड्रोलिक प्रेशर बढ़ाया जाता है तो इंजन बंद होने लगते हैं। इसलिए मिसेल नामी से उसे सही करने के लिए कहती है और इससे नामी को आरसीडी में एंटर होने की परमिशन मिल जाती है, जिसके लिए वो इंडिया से अपने एक दोस्त उन्नी को बुलाता है जो कि एक टेक्नीशियन था और उसके साथ आरसीडी में इंजन पर वो काम करना स्टार्ट कर देता है। साथ ही वो लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी को भी करीब से सीखने लगता है। तभी एक दिन नामी के पास उन्नी के फादर इन लॉ की कॉल आती है, जहां वो बताते हैं कि उन्नी के 3 साल के बेटे की मौत हो गई है क्योंकि वो कुछ दिन से बीमार था। ये बात सुनकर नामी बहुत सैड हो जाता है, पर वो उनसे बोल देता है कि उन्नी इस टाइम पर वहां पर नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर वो कितना भी कोशिश करे तो भी उन्नी 3-4 दिन से पहले वहां से नहीं निकल सकता है और यहाँ पर वो देश के लिए एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, इसीलिए वो नहीं आ सकता। साथ ही नामी उन्नी से उसके बेटे की मौत वाली बात भी छुपा लेता है ताकि वो बीच में उस प्रोजेक्ट को छोड़कर नहीं चला जाए। कुछ मंथ्स के बाद उन्नी की हेल्प से लिक्विड फ्यूल इंजन का हाइड्रोलिक प्रेशर ठीक कर दिया जाता है और नामी भी वहां की टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से सीख चुका होता है। सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उन्नी के पास उसके घर से फोन आता है और उसे अपने बेटे के बारे में पता चल जाता है, साथ में ये भी कि नामी को उन्होंने पहले ही सब कुछ बता दिया था। यह सब सुनकर उन्नी को बहुत बुरा लगता है और वो नामी को स्लैप करके बोलता है कि वो दोबारा कभी भी अपनी शकल उसे नहीं दिखाए। साथ ही वो नामी को बहुत बुरा भला भी कहकर चला जाता है। उसके बाद इंडिया वापस आकर नामी को अपना लिक्विड फ्यूल इंजन बनाने में 8 साल लग जाते हैं। फिर भी उनके पास उसे टेस्ट करने के लिए टेस्ट स्टैंड ही नहीं था, क्योंकि वो 100 करोड़ रुपए का था और इतना पैसा इसरो के पास नहीं था कि वो इतना कॉस्टली टेस्ट स्टैंड खरीद सके। इसलिए नामी अपने लिक्विड फ्यूल इंजन को टेस्ट कराने के लिए फ्रांस लेकर जाता है, जहां पर उन्होंने फ्रांस के स्टैंड पर अपने इंजन को टेस्ट करना शुरू कर दिया। वहां पर सबको लग रहा था कि हमारा इंजन 80 सेकंड भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि फ्रांस वालों का इंजन 120 सेकंड रनिंग रहता था। पर टेस्ट करने के बाद सब शॉक हो गए, क्योंकि वो इंजन 120 सेकंड नहीं 180 सेकंड तक रनिंग रहा था, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने उस इंजन का नाम विकास रखा, जिससे इसरो ने कई सारे मिशन को अंजाम दिया। पर अब उन्हें जरूरत थी क्रायोजेनिक इंजन की, जिसकी हेल्प से वो भारी सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते थे। उसके बाद नामी नारायण जी ने टाइम कम होने की वजह से क्रायोजेनिक इंजन बाहरी देशों से इंपोर्ट करने के बारे में सोचा, जहां पर अमेरिका और फ्रेंच का इंजन काफी कॉस्टली था। इसीलिए उन्होंने रसिया से डील करने के बारे में सोचा, क्योंकि रसिया की इकोनॉमी डूब रही थी, तो वो उन इंजन को कम रेट में देने के लिए तैयार थे। रसिया से डील में तय हुआ कि वो लोग इंडिया को 4 क्रायोजेनिक इंजन देंगे, पर उन्हें वो इंजन खुद ही रसिया से शिपिंग करने होंगे, क्योंकि उनकी इस डील के बारे में अमेरिका को पता चल चुका था और अमेरिका रसिया पर इसी वजह से नजर गड़ाए बैठा था। वो नहीं चाहता था कि रसिया इंडिया को वो 4 क्रायोजेनिक इंजन दे। इसलिए नामी प्लान करता है कि वो रसिया से पहले कराची शिपिंग लेकर जाएंगे और वहां से फिर इंडिया आएंगे, जिससे अमेरिका को उन पर शक नहीं होगा। पर जब वो लोग रसिया से उन इंजन के पार्ट्स को पैक कर रहे होते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि उन्हें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अमेरिकी आर्मी उनके पास आ रही है। इसलिए नामी और उसके दोस्तों को उन इंजन के कुछ पार्ट्स ही लेकर निकलना पड़ता है, क्योंकि वहां तब तक अमेरिकन आर्मी पहुंच चुकी होती है। रसिया की मैम ने उनसे वादा किया था कि वो कुछ दिन बाद उनके बाकी पार्ट्स को इंडिया भिजवा देगी। पर उसके बाद नामी नारायण जी की लाइफ में एक बुरा दौर आ गया। उनकी फैमिली के साथ बदसलूकी की गई और उन्हें मंदिर के पास से अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बारे में उन्हें और उनकी फैमिली को कोई भी आइडिया नहीं था कि ये सब उनके साथ क्यों हो रहा था। लोग सड़कों पर उतरकर नामी के अगेंस्ट नारेबाजी कर रही थे। उनके पुतले सड़कों पर जलाए जा रहे थे। नेक्स्ट सीन में 3 आईबी ऑफिसर नामी जी के पास आते हैं और उन्हें चाय पीने को देते हैं, और जब वो चाय पीने लगते हैं तो वो लोग उसी चाय को उनके फेस पर डालकर उन्हें मारने लगते हैं और उनसे पूछते हैं कि मरियम कौन है। पर उसके बारे में नामी जी को कुछ भी नहीं पता था। इसीलिए वो लोग फिर से उन्हें बुरी तरह डंडों से मारते हैं और कन्फेस करने के लिए कहते हैं कि उन्होंने रॉकेट सीक्रेट को पाकिस्तान को बेच दिया और वो पाकिस्तानी औरत मरियम के साथ सोए भी थे।
जिससे उसने उनसे इसरो के सीक्रेट्स पता कर लिए, जो कि बिल्कुल झूठ बात थी। पर वो लोग नाम्बी जी को इस केस में फंसाना चाहते थे और इसी की वजह से बाहर लोग नाम्बी और उनकी पूरी फैमिली को देशद्रोही बोल रहे थे और हंगामा कर रहे थे। उन्होंने नाम्बी जी को इतना मारा कि वो मरने की हालत में पहुंच चुके थे। तब उन्हें सही टाइम पर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तभी वहां पर एक सीबीआई ऑफिसर मरियम के साथ आता है, जहां पर मरियम से पूछने पर सीबीआई ऑफिसर को पता चलता है कि पुलिस ने उनके साथ बहुत बदतमीजी की थी और उनका रेप करने की धमकी देकर उनसे कन्फेस करा लिया कि नाम्बी ने उन्हें इसरो के सीक्रेट्स बेचे हैं, जबकि मरियम को कभी नाम्बी जी मिले तक नहीं थे। और इस तरह सीबीआई को अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि नाम्बी को इस केस में सिर्फ फंसाया गया था, जबकि वो निर्दोष थे। तभी जेल में नाम्बी से मिलने उसका दोस्त उन्नी आता है। नाम्बी को लगता है कि उन्नी उसे इस तरह बर्बाद देखकर बहुत खुश हो रहा होगा, मगर उन्नी को नाम्बी की इस दशा पर बहुत दुख होता है। उसे पूरा यकीन था कि नाम्बी कुछ भी कर सकता है पर देशद्रोही नहीं हो सकता, इसलिए वो नाम्बी को जेल से निकालने के लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाता है। उधर सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन के सारे एविडेंस अपने सुपीरियर तक पहुंचा देती है, जिसके अकॉर्डिंग नाम्बी को इस केस में सिर्फ फ्रेम किया जा रहा था, जबकि उन्होंने कोई भी सीक्रेट पाकिस्तान को नहीं बेचे थे। करीब 50 दिन जेल में गुजारने के बाद नाम्बी जी को आजाद कर दिया जाता है। इस केस में आईबी और कुछ पॉलिटिकल लोगों को इन्वॉल्वमेंट सामने आता है, जिसके लिए केरला के सीएम को उनकी कुर्सी गंवानी पड़ती है। पर अभी भी नाम्बी जी आजाद नहीं हुए थे, क्योंकि केस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, सिर्फ उन्हें बेल मिली थी। जब वो अपने घर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके जेल जाने के बाद लोगों के टॉर्चर से उनकी वाइफ मीना पागल सी हो गई। डॉक्टर को दिखाने पर उन्हें पता चला कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है। कुछ मंथ्स इलाज कराने के बाद वो ठीक हो सकती हैं। लोग अभी भी उनके घर के बाहर उनके पुतले जलाए जा रहे थे और उनके घर पर पत्थर फेंक रहे थे। उन्हें आज भी लगता था कि नाम्बी ने देश के साथ गद्दारी की है। इन सब के बाद भी वो लोग अपनी लाइफ जीने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन जब नाम्बी जी अपनी वाइफ को दवा दिलवाकर वापस आ रहे थे तो काफी तेज बारिश हो रही थी। तभी उन्होंने एक ऑटो को रुकवाया, पर उस ऑटो में बैठने के बाद ऑटो वाले ने उन्हें और मीना को दोनों को धक्के मारकर नीचे गिरा दिया। यह मूवमेंट उनके लिए काफी इंसल्टेड मूवमेंट था और ऐसा एक बार नहीं कई बार उनके साथ होते रहता था। उसके बाद नाम्बी जी ने इसरो आकर वापस से काम करने के बारे में सोचा, मगर वहां आकर उन्हें पता चला कि रसिया ने बाकी क्रायोजेनिक इंजन के पार्ट्स को भेजा ही नहीं था, जिससे अब उनका क्रायोजेनिक इंजन बनाने का सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह गया था। तभी अरुण ने उन्हें बताया कि उनका विकास इंजन 180 सेकंड तक चलता है। अगर वो लोग उसके टाइमिंग को थोड़ा और बढ़ा सके तो मंगल पर उनकी सैटेलाइट जरूर होगी, वो भी स्वदेशी तरीके से, बिना किसी बाहरी देश की हेल्प के। और इस पर कई सालों तक काम करने के बाद इसरो ने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मंगल पर अपनी फर्स्ट सैटेलाइट उतार दी। इस प्रोजेक्ट का हेड अरुण को बनाया गया। उसके बाद एक बार नाम्बी जी अपने पूरे परिवार के साथ एक मैरिज फंक्शन में गए हुए थे, जहाँ पर सब लोग उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। कोई भी उन्हें रेस्पेक्ट नहीं दे रहा था, सब उनका मजाक बना रहे थे, पर वो चुपचाप ही रहे। तभी उन्हें पता चला कि उनका केस खत्म हो गया है और कोर्ट ने उन्हें निर्दोष साबित कर दिया है। इस बात को सुनने में उन्हें 25 साल लग गए। 25 सालों तक वो लोगों के इस बिहेव को ही झेलते रहे, पर उन्होंने हार नहीं मानी और इसके बावजूद उन्होंने अपने मिशन मंगल को भी करके दिखाया। सरकार के द्वारा नाम्बी को 1 करोड़ रुपए का कंपेंसेशन देने का वायदा किया गया था, पर आज 15 साल बाद भी उन्हें सिर्फ 10 लाख रुपए ही दिए गए थे। इस देश ने उनके साथ जो भी किया वो माफ करने लायक तो नहीं था। जिस इंसान ने करोड़ों के नासा के ऑफर को ठुकरा दिया सिर्फ अपने देश के लिए, उसी देश ने उसे देशद्रोही बना दिया, जिसे साबित करने में उन्हें 25 साल लग गए। उनके साथ इतना बुरा बिहेव किया गया कि कोई दुश्मन के साथ भी नहीं कर सकता। 2019 में नाम्बी नारायण जी को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया और केरला गवर्नमेंट द्वारा उन्हें 1 करोड़ रुपए का कंपेंसेशन भी दिया गया। और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।